हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो लोग भी गेट 22 दे चुके हैं वो लोग अब ये डिलेमा में होंगे कि एमटेक करना है या फिर पीएसयू जाना है। मोस्ट प्रोबेबली पीएसयू का भी बहुत सारा फॉर्म आया है, कुछ लोग का कुछ पीएसयूज़ के फॉर्म आए हैं, कुछ पीएसयूज़ के नहीं आए हैं। तो आप लोग बस इसी का वेट कर रहे हो कि किस तरह से रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद क्या चूज़ करना चाहिए, वेदर हमको एमटेक करना चाहिए या पीएसयूज़ जाना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए या फिर से गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो और बहुत लोग को डाउट होता है कि एनआईटी में कहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी स्ट्रीम में, तो कौन सा एनआईटी लेना चाहिए। उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 10 एनआईटी। टॉप 10 का मतलब ये मत समझना कि ये रैंक वाइज एकदम टॉप 10 वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप 10 जो हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो आपके रिसर्च वर्क हैं, इन टर्म्स ऑफ जो प्रोफेसर हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो गाइड हैं आपके जो एमटेक में, वो ज़्यादा प्रोफेसर अच्छे आपको कहाँ मिलेंगे, इन सब के बेसिस पे मैं आपको टॉप 10 रैंकिंग लेकर आया हूं। अब जनरली आप जब गूगल करते हो तो वहां पे क्या होता है, टॉप 10 एनआईटी आप लिखो तो वो लोग बीटेक के रिस्पेक्ट में टॉप 10 निकालते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एमटेक, क्योंकि बीटेक और एमटेक में बहुत डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। और वहाँ पे प्लेसमेंट में जब आप बैठते हो वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। एमटेक का अलग रहता है तरीका प्लेसमेंट लेने का और बीटेक का अलग होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से टॉप 10 एनआईटी में आप क्या प्रेफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं रेफरेंस लूंगा, बाकी का भी मैं रखा हूँ लिस्ट में, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशली पावर सिस्टम से आप करना चाहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से करना चाहते हैं, रिन्यूएबल से करना चाहते हैं, तो ये सब जितना भी आप स्ट्रीम देखते हो, मशीन डिज़ाइन से करना चाहते हो, तो ये जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी अगर करना चाह रहे हो तो फिर कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा एनआईटी आप चूज़ करो। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी रैंक आती है आप सोचते हो कि हम पीएसयूज़ जाएँ। इस बार पीएसयू की वैकेंसी उतनी नहीं है तो सब लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम एमटेक में ज़्यादा जाए। तो एमटेक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार होने वाला है। तो आईआईटीज़ हो गए या फिर एनआईटीज़ हो गए, इसके कट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर आपके बढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब जॉब नहीं मिलेगा तो जो लोग अच्छे रैंकर हैं वो वेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर गेट नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं जाएं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एमटेक। तो चलो देखते हैं कि क्या है हमारे हिसाब से टॉप 10 रैंकिंग। अगर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ पीपीटी क्रिएट किया हूं, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पीपीटी नहीं कह सकते, बस पीडीएफ समझो। रैंकिंग के हिसाब से क्या रैंकिंग बेटर होगी तो आप देख रहे होगे यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो रैंकिंग में लेफ्ट साइड में रखा हूं, यहाँ एनआईटी का नाम रखा हूं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 7-8 तक ही दिखा रहा है, आगे भी आप जाओगे तो देखोगे यहाँ पे टॉप 10 एनआईटी आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखो रैंकिंग 1 के हिसाब से ट्रिची, वारंगल, सूरतकल एंड कालीकट। इसको मैं, आप ये मत सोचना कि ट्रिची इज बेटर, वारंगल इज नॉट बेटर देन ट्रिची, ऐसा दिमाग में मत रखना, क्योंकि ये रैंकिंग बस ये बता रहा है कि कौन सा एनआईटी बेस्ट है। रेफरेंस में क्या ले रहा हूं, ट्रिची, वारंगल, सूरतकल एंड कालीकट, ये चार, इस चार को आप सेम में रखना, सेम लेवल पे रखो। रीजन बीइंग, ये कोई ऐसा नहीं है रैंक की डिफरेंस आपको क्रिएट करेगा, इन चारों में से कहीं भी रहोगे आपकी प्लेसमेंट लगभग तय है, ये पॉइंट है। इसलिए अब चूंकि उसको रैंक में सजाना है तो कहां सजाएंगे भाई, तो ऊपर नीचे सजाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रिची है, सेकेंड वन इज दी वारंगल। बीटेक के मामले में वारंगल ऊपर हो जाता है ट्रिची से, किसी साल पीछे रहता है। इसलिए मैं बोला ना कि ये चारों आपस में कंपीट करते रहते हैं, रैंक चेंज होते रहता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए मैं इसको इस तरह से रखा हूं। तो ये आपका पूरा फेज 1 है, दिस इज फेज 1। फेज 1 बोलो या स्टेप आप बोल सकते हो कि जब पहला आपका स्टेप होगा एनआईटी से एमटेक करने का, तो इन चार को आप ट्राई कर सकते हो, इन चार में से जहां भी होगा बहुत अच्छे जगह पे हो, ठीक है। इस चार के अलावा जितने भी आपके एनआईटी हैं, देखो इस चार के अलावा मैं कुछ रखा हूं यहाँ पे। 5th वन में मैं रखा हूं इलाहाबाद को, 6th में दिल्ली रखा हूं, दिल्ली नया है, उसके बाद भी मैं इसको इसलिए 6th पे रखा हूं क्योंकि दिल्ली में प्लेसमेंट अच्छा है, एमटेक प्लेसमेंट अच्छा है, इसलिए मैं इसको 6 पे रखा हूं। आप जब गूगल करोगे तो वहां दिल्ली 15 में भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाते हो वहां पे तो प्लेसमेंट कहां ज्यादा है उस हिसाब से मैं रखा हूं, ठीक है। 7th वन में आप देखो, ये जयपुर एंड भोपाल में लिख दिया, इसलिए मैं बोला ना कि ये टॉप 10 में आप कंफ्यूज मत हो कि टॉप 10 मतलब 10 ही एनआईटी होगा, ऐसा नहीं है। ये 6th के बाद जितने भी हैं ये सब आपके सेम रेफरेंस पे आएंगे, सेम रेफरेंस, समझ रहे हो ना। लेकिन अब उसको रैंकिंग में सजाना था, इसके वजह से हमने रैंकिंग में इस तरह से सजाया। सूरत एंड राउरकेला नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है, इक्वल आपका वेटेज रखता है जो भी आपका रैंकिंग उसमें। नागपुर एंड कुरुक्षेत्र ये आपका, एंड लास्ट वन इज दी दुर्गापुर एंड जालंधर।
तो मेरे हिसाब से यही आपका टॉप 10 नहीं कह सकते, 1 2 3 4 4 और बढ़ गया, तो 14 एनआईटी मैं आपको लिख दिया हूं। इस 14 एनआईटी को मैं दो फेज में बांटा हूं। फर्स्ट वन इज दी, आप देखो यहां पे फेज 1 आपको क्लियर हो गया होगा, फेज 1 आपका ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, कालीकट, एंड फेज 2 जो है वो 5th 6th 7th 8th 9th ये फेज 2 है। इसमें से आपको ये देखिए इलाहाबाद, ये फेज 2 रख लीजिए, फेज 3 में आप ये रख लीजिए, मतलब फेज नहीं कह सकते, रेफरेंस बोल सकते हो कि रेफरेंस 1 आपका ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, कालीकट, रेफरेंस 2 में ये हो गया, एंड रेफरेंस 3 में आप ये रख सकते हो। समझ में आ गया? अब ऐसा मत सोचना कि सूरत मिल गया तो वो खराब है भोपाल से, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब दिमाग में मत रखना। यहां पे मैं कम्युलेटिव बता रहा हूं कि इन चारों का लेवल सेम है, इन 4 नहीं, 2 4 6 और इसके बाद इस 4 का लेवल सेम है। क्लियर? तो ये तो हमारे साइड से हो गया कि अगर आप एनआईटी से एमटेक कर रहे हो तो इन सब से आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा। ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, कालीकट, इसको आप सबसे पहले ट्राई करो लेने का। नहीं मिलता है देन गो फॉर फेज 2, दिस इज द रेफरेंस 2, एंड वो भी नहीं मिलता है तो ये। इसके अलावा जो भी मिलते हैं, जो भी आपको एनआईटी मिलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना, ठीक है। एमटेक करने जा सकते हो, थेसिस करने जा सकते हो, रिसर्च करने जा सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना, ठीक है। उससे बेटर है आप गेट की फिर से प्रिपरेशन करो, गुरुकुल में आओ, गुरुकुल ज्वाइन करो, नेक्स्ट ईयर फॉर, ये हमारे तरफ से रिकमेंडेशन। अब इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि ये 2 फेज, 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज जो मैं बनाया हूं वो किस बेसिस पे। तो सबसे पहले देखो एनआईटी ट्रिची की बात करते हैं। एनआईटी ट्रिची में शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ना। ये मैं निकाला हूं उनके वेबसाइट से, पीजी प्रोग्राम, जितना भी मैं रेफरेंस ले रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ पीजी, मतलब कि एमटेक। यूजी का अलग रहता है, समझ रहे हो ना, यूजी का प्लेसमेंट भी अलग रहता है, यूजी का पैकेज भी अलग रहता है, हाईएस्ट पैकेज भी अलग जाता है। तो जितना भी आप देख रहे हो सब एमटेक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाया हूं। तो यहां देखो, यहां ये जो टेबल शो कर रहा है ये परसेंटेज शो कर रहा है, प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब पीजी में जो भी रजिस्टर हुए हैं। यहां देखिए सबका मैं दिया हूं, इन्वायरमेंट एमटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये 3 मेरे को इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इसी 3 में आप इंटरेस्ट लोगे। फर्स्ट वन इज द पावर सिस्टम, सेकंड इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वीएलएसआई लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 आप ध्यान से देखिए, इस 3 का कितना परसेंटेज है प्लेसमेंट का 2020 और 21 में। तो पावर सिस्टम में 88% लोग प्लेस्ड है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 73% लोग प्लेस्ड है, जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें। एंड वीएलएसआई चेक इट, वीएलएसआई में 100% प्लेसमेंट, जो भी इसी से है। आप देख लेना इलेक्ट्रिकल में आपको वीएलएसआई ऑप्ट करने का देते हैं कि नहीं ट्रिची, वो तो देखना पड़ेगा सीसीएमटी में जब आपका काउंसलिंग होगा, उसमें 100% प्लेसमेंट आपका वीएलएसआई का है। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि अगर आप एनआईटी ट्रिची में हो तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, 88%, 73% इज नॉट बैड, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आउट ऑफ 100 आपका उतना है, आउट ऑफ 20 और कम हो जाएगा, आउट ऑफ 20 18, 17, 16 हो गया। तो 4 ही लोग प्लेस नहीं हुए, वो भी 4 का ड्रीम होगा हो सकता है पीएचडी करने का, या वो भी 4 का ड्रीम होगा कि ईएस करते हैं, इसके वजह से वो प्लेस नहीं हुए। जो लोग सीरियसली एमटेक किए होंगे, एनआईटी ट्रिची से प्लेसमेंट होना तय है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो। वीएलएसआई का 100%। अब नीचे देखो 2 कॉलम में बनाया हूं, हाईएस्ट पैकेज इन एमटेक 35 लाख है, एंड एवरेज पैकेज है 15 लाख, 15 से 16 लाख का आपको पैकेज मिलता है ऑन एन एवरेज, इन सारे जो भी मैं डोमेन का बात किया हूं उसका। और हाईएस्ट पैकेज जो गया है ये आपका 35 लाख है। अब यहां पे डाउट आपको क्या होगा कि 35 लाख देख के आप एक्साइट हो जाओगे, यार बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। नहीं, ये जो 35 एलपीए है इसका स्ट्रीम कहीं नहीं दिखाते कि स्ट्रीम क्या है। हाईएस्ट पैकेज 35, मेरे हिसाब से जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 35 एलपीए जो गया होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का गया होगा। जो भी आईटी और सीएस से एमटेक करते हैं वो अगर वहां पे कोर कंपनी आती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो आती है, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी होती है, सर्विस ओरिएंटेड नहीं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी जो होती है, जैसे एडोब हो गया, ठीक है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मतलब बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस टाइप का, तो वो सब पैकेज इतना दे सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं लेते। आप सोचोगे नहीं पावर सिस्टम से मैं इतना पैकेज ले लूं, पॉसिबल ही नहीं यार। लॉजिकली सोचो, जब पावर ग्रिड तुमको 14 लाख देती है पीएसयूज होके, तो फिर वहां जाके तुमको कैसे पावर सिस्टम से ज्यादा मिल जाएगा अगर इंडियन कंपनी हो तो। हाँ, एब्रोड की कोई कंपनी आ गई तो मान लेता हूं, लेकिन इंडियन कंपनी नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सब दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। ये हाईएस्ट पैकेज आपके ध्यान में नहीं रहना चाहिए, एवरेज पैकेज ज्यादा देखो, क्योंकि एवरेज पैकेज ही आपको बता देगा कि हमारा भी राउंड अबाउट इतना ही रहेगा। अब उतने जीनियस आप हो गए जो हाईएस्ट पैकेज को अप्रोच कर लिए,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एंटर करोगे एमटेक में तो आप हमेशा एवरेज पैकेज ही देखकर करो। 15 लाख पर एनम, ये 15 LPA, ये इसका एवरेज पैकेज। ये हो गई ट्रिची की बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैं आपको बोला था वारंगल। वारंगल का मेरे को बहुत अच्छा डेटा मिला है, तो मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे काम का ये 3 है, ये जो मैं रेड किया हूँ ना, यही हमारे काम का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, VLSI, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये 5 चीज़ है जो EEC वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी रहता है। बाकी इन्वायरमेंटल भी है, ठीक है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है आई थिंक सिविल का है, सिविल का मेरे को नीचे दिख रहा है और कंप्यूटर साइंस का ऊपर दिख रहा है, CS और IT का। इसका मुझे डिटेल में मिला था, तो डिटेल में मैं आपको बताता हूं। चलो सबसे पहले इन 4 को ही देखते, क्योंकि आप यहां पे जो लोग देख रहे होंगे EEC के ही होंगे। बाकी अगर कोई डोमेन के हैं तो ऊपर देख लो CS IT का भी दिया हुआ है और नीचे सिविल के लिए भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, VLSI, कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 प्लेस्ड हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15। यार 20 सीट होता है, 20-18 के आसपास फिलअप होता है, ठीक है। उसमें से ये आपके स्टूडेंट प्लेस्ड है। हाईएस्ट सैलरी देख लो। अब इससे देखकर एक्साइट मत होना कि 14 पर, मैं बोला ना हाईएस्ट सैलरी आपका कभी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं जाएगा, इसी से जा सकता है अगर वो IT वाले लेके गए तो, मतलब उस कंपनी। लेकिन इलेक्ट्रिकल से आप हाईएस्ट पैकेज 35-40 आप नहीं कर सकते। तो ये आपका हाईएस्ट देखो अराउंड 14, 11 टू हाईएस्ट इतना है। और एवरेज सैलरी देखो, दिस इज द एवरेज सैलरी। तो ट्रिची और वारंगल में एवरेज सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, वहां 15 LPA दिखा रहा है, तो 12 भी मान के चलो, 12 to 15। यहाँ पे आपका 6-7, ये आपका इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल अराउंड 8 के आसपास आप मानो एवरेज सैलरी। वही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, VLSI हो गया या कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो इसमें देखिए 17 और 15। मैं बोला ना EC वाले और CS वाले, इनका पैकेज हमेशा इलेक्ट्रिकल से ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी कंपनी, बाहर की भी कंपनी आती है, यहाँ की भी ऐसी कंपनी है जो अच्छी पैकेज देती है। इलेक्ट्रिकल वाले का थोड़ा सा पैकेज कम रहता है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये फैक्ट है। तो यहां देखिए VLSI में हाईएस्ट देखिए, EC वाले का हाईएस्ट देखिए 31 लाख, और एवरेज अगर देखोगे तो 16 to 17 LPA, ठीक है। और वही CS IT देखो सबसे ज्यादा रहता है, CS IT। एमटेक का मैं लिया हूं, ये एमटेक का, बीटेक का नहीं, बीटेक में दौड़ जाते हैं। एमटेक में देखो हाईएस्ट गया 35 के आसपास और एवरेज 17 to 18। तो आप ये रेफरेंस ले सकते हो कि अगर आप CS IT से हो तो हाईएस्ट पैकेज जहां आप ज्यादा देखते हो उन्हीं का होगा, हम लोग का नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल वाले इसी के बीच में रहते हैं। उसके बाद भी और सारा है, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल में ये आई थिंक इन्वायरमेंटल हमको लगता है सिविल वाला है, स्ट्रक्चर सिविल वाला, जियोटेक सिविल का है। ये सब हमारे काम का नहीं है, जो भी सिविल से देख रहे हैं वो देख सकते हैं, यही पैकेज उनका हाईएस्ट और एवरेज रहता है, ठीक है। तो कोर ब्रांच का देखो हाईएस्ट और एवरेज कम रहता है, और EC और CS का देखो तो हाईएस्ट और एवरेज ज्यादा आपको मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, ये समझना कि क्या है ना। हाईएस्ट पैकेज देखो 31 है, और हाईएस्ट पैकेज इन बीटेक में लिख दिया हूं रेफरेंस के लिए कि बीटेक वाले का कितना जाता है, देखो यहाँ 51 है। तो बीटेक वाले क्या है, हमेशा 51 LPA, मतलब कि 51 लाख उनको पैकेज मिला। एमटेक में 31 गया, वो भी कंप्यूटर साइंस का। तो मैं बोला ना हाईएस्ट पैकेज अगर डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ है 31, 35, 40, समझ जाना वो CS IT के ही होंगे। और सेकेंड चांसेस जो हो सकता है वो EC का हो सकता है। डबल मैकेनिकल सिविल में इतना हाईएस्ट पैकेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चांसेस कम है, ठीक है ना। तो ये आपका वारंगल का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वन इज दी सूरतकल। तो सूरतकल में ज्यादा डेटा मेरे को नहीं मिला बस, लेकिन आप रेफरेंस से पता कर सकते हो कि रेफरेंस में यहां पे मेरे को हाईएस्ट पैकेज का पावर सिस्टम, VLSI एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नहीं मिला। ये तीनों आपका, ये कितना है, पावर सिस्टम EE के लिए, और ये आपका EC के लिए। VLSI EE वाले भी अगर ऑप्ट कर सकते हैं, वहां ऑप्शन मिलता है, तो बिल्कुल आप ऑप्ट कीजिए। अराउंड देखेंगे तो 10 to 12.5 यही आपका एवरेज पैकेज है। 10 to आप कह सकते हो 12 LPA आपका एवरेज पैकेज, अच्छी पैकेज है, अच्छी पैकेज है। PSUs आपको 14 देती है इलेक्ट्रिकल को, तो 10 to 12 मिल रही है, अच्छी पैकेज, खराब पैकेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, आई थिंक ये भी आपका EC का होगा। और IT वाले का ये आपका देखो 12.5, और हाईएस्ट पैकेज जो हमको IT CS IT का जो मिला वो 31 के आसपास मिला, ठीक है। इन लोग का हाईएस्ट पैकेज भी होगा तो 13-14 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो राउंड अबाउट आप देखोगे तो 10 to 12 आपको मिल सकता है अगर आप सूरतकल ऑप्ट करते हो। देखो एवरेज सैलरी में चाहे आप ट्रिची ले लो, वारंगल ले लो, सूरतकल ले लो, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोला कि टॉप 4 जो है NIT वारंगल,
ट्रिची, सूरतकल एंड कालीकट, इसको हमेशा रेफरेंस 1 पे लीजिए, ठीक है। और हमेशा ऑप्ट कीजिए, आपस में फाइट करना है तो इन टॉप 4 में आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन चारों बहुत अच्छा है, ठीक है। फोर्थ वन इज दी कालीकट, इसका मुझे डाटा अच्छा मिला है, आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे बहुत सारा यहां आपको दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस का दिख रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी वाले का, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम आईएन भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर डबल ई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके डबल ई के हो जाएंगे। और उसके बाद इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन, ये भी आपका डबल ई से होगा, इंटरडिसिप्लिनरी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी डबल ई का होगा। और भी यहाँ पे आपको मटेरियल साइंस ये सब दिख रहा होगा। तो ईसी वाले के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वीएलएसआई डिजाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या। आप इधर देख सकते हो नंबर ऑफ प्लेसमेंट, मतलब स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना प्लेस्ड हुआ है वो, और मैक्सिमम सैलरी ऑफर्ड यही मुझे मिला है। मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी इसका नहीं मिला, मैक्सिमम सैलरी हर एक स्ट्रीम में आप देख सकते हो। तो अगर मैं डबल ई का बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो मिला है वो 12.5, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसकी एवरेज सैलरी भी 10 के आसपास होगी, 10-9 से कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम भी उसी के आसपास रहता है। डबल ई का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, सिविल का, इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा एमटेक प्लेसमेंट में। उसी तरह से एमटेक सिग्नल प्रोसेसिंग में 11 है, ये आपका डबल ई का हो गया। और आप ईसी का चेक करो, ईसी में देखो कितना ज़्यादा है मैक्सिमम सैलरी ऑफर्ड, और उससे भी ज़्यादा आपका कंप्यूटर साइंस में मिलेगा 28 LPA के आसपास। तो ये आपका मैक्सिमम सैलरी ऑफर्ड है, हर एक स्ट्रीम का मैं दे दिया हूं, आप आराम से देख सकते हो। और ये सब पर मैं आपको कंक्लूड करके भी बताऊंगा कि सैलरी के हिसाब से एवरेज सैलरी देखो तो 10 LPA मैं लिख दिया हूं, है ना, कि 10 लाख पर एनम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कैलिकट से, ठीक है। एवरेज सैलरी इसी की रेंज में रहती है। अब एवरेज का मतलब ये मत समझना कि सबका उतना होगा, नहीं, किसी का 4 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी भी आती है, तो 3, 4, 5 लाख भी हो सकता है। राउंड अबाउट एवरेज का मतलब है 10 LPA, वही एवरेजिंग जो करते हैं उससे आप मान लो, ठीक है। तो आपकी 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, किसी की 8 भी हो सकती है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये 4 जो मैं आपको दिखाया ये टॉप 4 में है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। एमटेक प्लेसमेंट, बीटेक को बिल्कुल भी अभी मत लो, बीटेक में बहुत ऐसे एनआईटी है जो मैं नाम भी नहीं लिखा हूं, और वो लोग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो भी एनआईटी बहुत अच्छी करती है। लेकिन एमटेक प्लेसमेंट में ये 4 को आप सेम रेफरेंस पे रखिए, ये हमारा रेफरेंस 1 हो गया। अब देखते हैं रेफरेंस 2 की बात करूं तो देखो, मैं रेफरेंस 2 में जितने भी हैं सबका मैं एक ही आपको शीट बना के दिखाया हूं, जितने भी रेफरेंस में। देखो यहाँ पे एनआईटी दिल्ली हो गया, राउरकेला हो गया, इलाहाबाद हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, सूरत, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, जालंधर, सबका मैं यहाँ पे आपको दिखा दें। और जो भी डेटा है ये 2021 का है, डेटा आपका करंट डेटा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो इससे, ठीक है। और ये मैं क्यों फेज 2 में लिया हूं, देखो एवरेज पैकेज में ज्यादा डिफरेंस है क्या, ध्यान से देखो। एक ये आपका इलाहाबाद का 11 गया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है इलाहाबाद का 7 भी रहता है। जैसे 2021 में 11 गया है, तो 2022 में जरूरी नहीं है कि उतना ही होगा, वो कभी 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है। तो वो देख के मत सोचना कि अच्छा इन सब में इलाहाबाद का एवरेज पैकेज ज्यादा है तो इलाहाबाद पहले, ठीक है, ऐसा दिमाग में मत रखना। मैं आपको जो फेज दिया हूं वही फेज रखो, ठीक है। दिस इज फेज 2 एंड उसके बाद जो बचता है वो फेज 3 है। 3 रेफरेंस में मैं बांटा हूं, ठीक है ना। तो यहां देखो ऐसे एवरेज पैकेज आपका यही है, राउंड अबाउट देखो तो 6.5 से लेकर 9.6 तक, और हाईएस्ट पैकेज में देखो बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को ये हाईएस्ट पैकेज देख के, ये जितना भी हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो, ये आप देख के कंफ्यूज मत होना, ये CSIT वाले ले गए होंगे, आपके डबल ई ब्रांच से ये इतना नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये सब आपके काम का नहीं है, आपके काम का ये है एवरेज पैकेज वाला, कि कितना एवरेज पैकेज आता है। तो जो भी मैं आपको दिखाया अराउंड, मैं टॉप 10 एनआईटी लिखा तो हूं, लेकिन आपको 14 एनआईटी का टोटल आपको दिखाया हूं इन टर्म्स ऑफ एमटेक प्लेसमेंट, ठीक है, कि कैसा होता है एमटेक प्लेसमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना, कि आउट ऑफ 30 एनआईटी की अप्रोक्स 30 एनआईटी है, उसमें से मैं 14 एनआईटी का बात किया आपसे, है ना, 14 एनआईटी का बात किया। क्या बाकी 16 एनआईटी में क्या है, क्या वहां जाने के बाद क्या होगा, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना, कि बाकी 16 एनआईटी में अगर हम गए तो क्या होगा। तो देखो चांसेस जो होगी प्लेसमेंट की वो अच्छी नहीं होगी। रीजन मैं 2 दूंगा। एमटेक जो है वो टोटल का टोटल आपके गाइड पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, नंबर 1। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टैप सेल पे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो जो बच गया, जितने भी एनआईटी है उनका टैप सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल उतना अच्छा नहीं है जितना इन 14 का है। पहली चीज, मान लो कोई कंपनी आ भी गई, वो एमटेक को लेगी कि नहीं मालूम। दूसरी चीज,
आपको जो मैं बोला था कि गाइड पे डिपेंड करता है, गाइड आपका पूरा चांसेस जो होता है सिलेक्ट का वही ऑप्ट करता है। तो बाकी जो 16 एनआईटी है वहां पे क्या होता है, हर एनआईटी में एक दो प्रोफेसर अच्छे होते हैं, ठीक है, हर एक प्रोफेसर अच्छे नहीं होते। मैं प्रोफेसर को जज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे उतना लेवल नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेसर की तुलना में अगर देखा जाए, जैसे आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं या टॉप 4 एनआईटी के प्रोफेसर होते हैं, तो उनका रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा होता है। एब्रोड में उनका नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया रहता है, जान पहचान इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा होता है। तो जो गाइड होते हैं, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, जितना उनका जान पहचान होगा उतना ज्यादा आपके चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। कैसे? जब कंपनी आती है तो उनको पता होता है कि किसको हमको रिकमेंड करना है। आइदर आप पीएचडी में भी जाते हो तो वहां एक रेफरेंस मांगा जाता है कि आपके गाइड का नंबर दो, रेफरेंस दो, गाइड से बात करते वो लोग, तो वहां भी गाइड का रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएचडी के लिए। तो बाकी जो 16 एनआईटी है उनको मैं जज नहीं कर रहा हूं, उनके प्रोफेसर को मैं नहीं जज कर रहा हूं, बस मैं रिस्पेक्ट, अगर विथ रेफरेंस अगर बात किया जाए तो वहां पे जो प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर की कमी होती है। दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा आपको समझ में आ गया। तीसरा, वहां पे जो लैब है, रिसोर्सेज है जिससे आप काम करोगे, एमटेक में रिसर्च करोगे, उसकी भी कमी होती है। अगर ट्रिची की बात करो, वारंगल की बात करो, सूरतकल की बात करो, तो वहां रिसोर्सेज आपके बहुत मिलेंगे जिससे आप खेल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लस उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको प्रोफेसर से भी बहुत नॉलेज मिलेगा, जो कि बाकी 16 जो है 14 के अलावा मैं बोला हूं उसमें कमी मिलेगी। अब इसका मतलब 14 ये जो मैं लिखा हूं उसमें नहीं मिलेगा, उसमें भी कमी मिलेगा। हो सकता है टॉप 2-3 प्रोफेसर अच्छे हों, बाकी जो 7 प्रोफेसर हैं उसमें से 3 अच्छे हो, 4 अच्छे नहीं हो, जो आपको अच्छे से रिसर्च में आपका हेल्प नहीं किए या आप नहीं करा पाए, जो भी XYZ जो भी इशू होता है, जब आप जाओगे एमटेक करने तो आपको ये चीज का एहसास होगा, ठीक है। तो हमेशा एमटेक जो डिपेंड करता है वो आपके गाइड पे डिपेंड करता है। गाइड अगर अच्छा, एमटेक आपका अच्छा जाएगा, प्लेसमेंट भी होगा। गाइड अच्छा नहीं तो फिर दिक्कत। अब लास्ट सवाल है कि सिलेक्ट क्या करना चाहिए। जैसे अगर आपकी रिजल्ट आई, रिजल्ट आने के बाद आपकी जो रैंक है, सपोज करो 1000 रैंक है, क्योंकि 1000 रैंक को भी टॉप 4 नहीं मिलने वाला है इस बार एनआईटी। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, पीएसयू की जो सीट है वो कम निकला है पिछले के कंपेरिजन में, उसके पिछले के कंपेरिजन में। तो जो भी अच्छे रैंकर है वो सब आपके आईआईटी में घुसेंगे और उसके बाद एनआईटी में घुसेंगे। तो उस पॉइंट को देखते हुए 1000 रैंक पे भी एनआईटी टॉप 4 मिलना जनरल कैटेगरी के बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज ये, तो रैंक कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि अगर आपको ये जो मैं 10 एनआईटी बताया ये मिल रहा है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि नहीं, मतलब एक साल हम ड्रॉप नहीं ले सकते, तो फिर बिल्कुल जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक साल ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गाइड लेकर, जैसे गुरुकुल है, मुमकिन बैच है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आपको लगता है कि नहीं एक साल में हम 4 देंगे, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, तो फिर आप इस एनआईटी को ऑप मत करो, आईआईटी को अप्रोच करो, ठीक है। तो हर चीज रिलेटिव है, एम हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। गुरुकुल के जो थीम है आपको पता होना चाहिए, गुरुकुल के बच्चे पिछले 20 से 25 दिन में मतलब इतना ज्यादा रिगरस मेहनत की है कि उनका हर चीज मुंह पे हो गया है, ट्रिगर नोट से लेके A to Z सारा चीज। तो बैच 2 भी मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि 13 या 12 को लॉन्च होगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डिलेमा है, नहीं मेरे को एनआईटी नहीं जाना, या एनआईटी में इतनी पैकेज पे हमें नहीं रहनी, अभी हमारा उम्र बचा हुआ है, लाइक बहुत लोग होते हैं ना जो 2 साल प्रिपरेशन कर लिए, तीसरा साल में क्या करे, तो भाई एनआईटी ऑप्ट कर लेना, फिर 3 साल ड्रॉप, 4 साल ड्रॉप मत करो। लेकिन कोई ऐसा है जो अभी पास आउट ही है या 3rd ईयर में ही ले आया रैंक, 4th ईयर बचा हुआ है या 4th ईयर में है, अभी पास आउट हुआ है, 1 साल ही पास आउट हुआ और फाइनेंशियली ठीक हो, तो बिल्कुल भी एनआईटी ऑप्ट मत करो। मेरा रिकमेंडेशन है 1 साल और तैयारी करो, जम के तैयारी करो, आओ गुरुकुल में, ठीक है। गुरुकुल का जो परंपरा है, मैं हमेशा गुरुकुल को क्यों प्रमोट करता हूं, मुमकिन को क्यों नहीं करता, नॉर्मल पीडीजीडी को क्यों नहीं करता, कि गुरुकुल पे हमको भरोसा है, हमारी टीम को भरोसा है। जिस तरह से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उस तरह से देखना, अंडर 500 बहुत बच्चे आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर तहलका मचाएगा ये प्रोजेक्ट। तो जिनको भी नहीं पता है गुरुकुल के बारे में, आप सर्च कर लेना, आप जो दोस्तों से जो ऑलरेडी ले रखे हैं उनसे पूछो, क्योंकि ऑलरेडी 20 से 25 दिन का क्लास चल चुका है, तो आपको आइडिया होगा। और बाकी लोग से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको, जो पेड स्टूडेंट है वो बताएंगे किस लेवल पे एफर्ट लगा। लेकिन गुरुकुल में बस यही कंडीशन है कि जो हम लोग बोलेंगे वही करना है, उसके अलावा कुछ भी आप दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये पूरा आप आइडिया लो, प्रॉपर एनालाइज करो, ठीक है, एक बार देख लो और रैंकिंग पे मत जाओ। मेरा ये कहना है कि जो रैंकिंग गूगल में देखते हो उस पे मत जाओ, इंटरनली सिचुएशन कुछ अलग होती है। हो सकता है जब आप एनआईटी जयपुर लो, वहां आपके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, आपका गाइड अच्छा नहीं मिला,
और कोई है जो एनआईटी मान लो नागपुर में है या एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो, ठीक है, उसको गाइड टॉप 2 मिल गया तो वो आपसे आगे रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा रैंकिंग पे मत जाओ, वहां क्या रिसर्च करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है तभी एमटेक लेना, अदरवाइज एक साल ड्रॉप लो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है एग्जाम्पल के तौर पर, यार बिल्कुल भी तुम ये मत सोचो कि नहीं मेरे को एनआईटी जाना है, 1 साल 2 साल वहां मेहनत करोगे तब भी बीटेक लेवल पे रहोगे, कोई मतलब का नहीं है, तो 2 साल और बर्बाद। तो 2 साल और बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 साल दम के अच्छे से मेहनत करें, मस्त तरीके से मेहनत करें, ताकि नेक्स्ट ईयर एकदम अंडर 200 अंडर 300 आए और फिर हमारे लिए सारा ऑप्शन खुला रहे। ठीक है, तो सारा आपको मैं कंक्लूड कर देता हूं एक नट एंड सेल में। अगर आपकी मार्क्स लेस देन 50 है, वेट मत करो, ठीक है, आराम से तैयारी में लग जाओ। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं बार बार बोलता हूं, आप 1 महीना ऑलरेडी लेट हो। गुरुकुल के बच्चे फरवरी में स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना, 10 फरवरी को, तो आप 1 महीना ऑलरेडी लेट हो। बैच 2 आ रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, एकदम सोच लो अच्छे से। और प्राइस का ज्यादा मत सोचो कि प्राइस इतना है उतना है, अरे यार EMI ऑप्शन है तो फिर क्या दिक्कत है, एक बार आके देखो तो सही। हमारे पास लगभग समझो तो 200-250 बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ EMI पे लिए थे और उन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले पे कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट EMI पे करने के बाद वो पढ़े हैं, उनको पता चला है कि किस लेवल का हम लोग एफर्ट लगाए हैं, तो उसके बाद सेकेंड EMI वो पहले ही दे दिया, क्योंकि शेयर हो गया नहीं अब हमको करना है। तो EMI पे लेके एक बार टेस्ट कर लो ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 13 से आपका या 12 से गुरुकुल बैच 2 स्टार्ट लॉन्च होगा और स्टार्ट मेरे हिसाब से 20 के आसपास, 20 मार्च आफ्टर द गेट रिजल्ट स्टार्ट होने वाला है बैच 2। ठीक है, उसको वेट मत करना क्योंकि सीट इज लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड सीट है। सीट फुल, देखो अभी गुरुकुल का तुम बुकिंग नहीं कर सकते, उसी तरह बैच 2 का जैसे ही स्टार्ट होगा बुकिंग क्लोज हो जाएगी, फिर बैच 3 में आ पाओगे। ठीक है ना, तो इस तरह से। तो ओवरऑल अगर आपका लेस देन 50 है, 1 साल और ऑप्ट कीजिए, ठीक है, अच्छे से रैंक लाइए और ट्राई कीजिए IIT मिले, IISc मिले या गेट में अच्छे रैंक लाके आप PSU जाओ। और अगर आपका ग्रेटर देन 50 है और 2 साल ड्रॉप है तो भाई NIT ले लो, IIT ले लो। 1 साल ड्रॉप है तो बिल्कुल 1 साल और प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आराम से प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन आप इस बार पास आउट हो तब भी प्रिपरेशन करो, मैं तो कहूँगा प्रिपरेशन करो, क्योंकि बड़ा चीज तभी मिलता है जब आप उसके पीछे लगते हो। आसानी से हर चीज नहीं मिलेगा ना, जो बड़ा चीज होता है, कुछ बड़ा अचीव करना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशन में क्या होता है बहुत सारा डाउट ले लेता हूं, लेकिन रिकॉर्डेड है तो इसमें मैं डाउट नहीं, आप कमेंट करो, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा और आप अपने हिसाब से कैरियर को डिसाइड कर सकते हो। ओके, सोहेल अंसारी दिस साइड, थैंक यू सो मच।